हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और आज की क्लास में टैक्स का हम लेक्चर करेंगे। टैक्स की क्लास के अंदर आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है पीजीबीपी। चैप्टर का नाम है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर है? इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, बिजनेस और प्रोफेशन होता क्या है, बिजनेस या प्रोफेशन होता क्या है, कौन कौन सी इनकम, विच इनकम आर टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। कौन कौन सी इनकम है जो टैक्सेबल है अंडर पीजीबीपी। हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, अंडर पीजीबीपी। क्लियर है? फोर्थ, which are admissible एक्सपेंसेस, मतलब वो एक्सपेंसेस जिनको कंप्यूटेशन करते टाइम जब हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे पीजीबीपी की, जिसको एडमिसिबल, जो डिडक्ट हो सकते हैं, which are admissible expenses and which are inadmissible expenses। एडमिसिबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं। क्लियर है? certain receipts deemed to be income chargeable to tax under पीजीबीपी। कुछ रिसीट्स होती है जिनको हम मानेंगे कि वो टैक्सेबल है। डिडक्शन अलाउएबल, क्या क्या डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन अलाउएबल ऑन एक्चुअल बेसिस, बुक एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स और लास्ट प्रिजम्पटिव टैक्स प्रोविजन, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। बिजनेस और प्रोफेशन होता क्या है, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कैसे कैलकुलेट करना है, कौन कौन से एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं और कौन कौन से इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं। सर्टेन रिसिप्ट डीम्ड टू बी इनकम चार्जेबल टू टैक्सेबल, डिडक्शन अलाउ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, प्रिजम्पटिव टैक्स। तो ये सारा क्या है, दिस इज ऑल इनकम। हम बात करेंगे पीजीबीपी की। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 28 से लेके, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं
सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 तक बात करता है प्रोविजन रिलेटेड टू सेक्शन 28 से लेके 44 तक बात करता है इनकम टैक्स एक्ट का। किसके बारे में? पीजीबीपी के बारे में, प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में। समझ आ गई? तो ये अलग अलग क्या है आपको एक बार ये पढ़ लेना है। समझ आ गई? क्लियर? अब इन सारे सेक्शंस को हमें डिस्कस करना है। इन सारे सेक्शन को हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे सामने आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन होता क्या है। व्हाट इज बिजनेस और प्रोफेशन? बिजनेस और प्रोफेशन होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे हम। क्लियर है? ज्यादा कुछ नहीं जाना, ये सब काट दो। ये द टर्म बिजनेस हैज बीन डिफाइंड इन, जो बिजनेस है वो किसमें डिफाइन कर रखा है? सेक्शन 2 क्लोज 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। किसने बता रखा है? सेक्शन 2 क्लोज 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और क्या है बिजनेस एंड प्रोफेशन की डेफिनेशन? द टर्म बिजनेस हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2 क्लोज 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसका मतलब होता है बिजनेस इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड्स होता है? एनी ट्रेड, एनी कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है? ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एनी एडवेंचर और कंसर्न in the nature of trade, commerce, मैन्युफैक्चर। बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है? बिजनेस के अंदर आता है कुछ भी ट्रेड करना, किसी चीज कॉमर्स करना या मैन्युफैक्चर करना, या उससे रिलेटेड अगर कोई भी एडवेंचर या कंसर्न है तो वो किस में आता है? वो बिजनेस में आता है। क्लियर है? अब आती है दूसरी हमारे पास प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? जो प्रोफेशन की डेफिनेशन है, प्रोफेशन की डेफिनेशन हमें दे रखी है सेक्शन 2 क्लोज 36 के। अब सेक्शन 2 क्लोज 36 ऑफ द एक्ट, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इंक्लूड एनी वोकेशन, वेकेशन नहीं, वोकेशन। In the case of a profession, the definition given in the act is very much inadequate, since it does not clarify specifically what activity constitutes profession and what not. मतलब अगर मैं बात करूं, अब इसमें बात की इसने वोकेशन क्या होता है? वोकेशन का मतलब होता है, vocation simply means any types of activity which a person is engaged, any types of activity, किसी भी तरह की एक्टिविटी which a person क्या करता है? engaged करता है, which a person engaged and he earn is livelihood
फ्रॉम सच एक्टिविटी, फ्रॉम सच एक्टिविटी, और जिससे वो अपनी आजीविका कमाता है। कोई भी एक्टिविटी कोई पर्सन करता है और उससे अपनी आजीविका कमाता है, वो क्या है? वोकेशन। मतलब जो कॉमन फीचर क्या है बिजनेस का और प्रोफेशन का, कॉमन फीचर क्या है? इसका मतलब है कि भाई द कॉमन फीचर इन बोथ बिजनेस एंड प्रोफेशन इज दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिंग देम आउट टू डिराइव इनकम। मतलब अगर कोई भी काम कोई पर्सन इनकम कमाने के पर्पस से, प्रॉफिट कमाने के पर्पस से करता है, तो वो क्या है? वो बिजनेस और प्रोफेशन है। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी इनकम चार्जेबल है अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन? इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 28। सेक्शन 28 किसके बारे में बात करता है? इनकम चार्जेबल। चार्जेबल का मतलब होता है टैक्सेबल। इनकम चार्जेबल कह लो या टैक्सेबल कह लो, अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। The scope of income chargeable under the head is covered by section 28. अब कौन कौन सी हैं? प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। पहला क्या है? प्रॉफिट एंड गेन ऑफ business and profession. The profit and gain of business or profession which was carried on by assessee at any time during the previous year. दूसरा compensation। कोई भी compensation किसी पर्सन को अगर रिसीव हुआ है या रिसीव हुआ है, रिसीवेबल्स है, फॉर मैनेजिंग द whole or substantially the whole the affair of Indian company, affair of in or affair in India of any other company or in connection with the termination of agreement or modification of the terms and conditions thereof। मतलब किसी भी इंडियन कंपनी के या कोई भी कंपनी जो इंडिया में है उसके अफेयर्स को मैनेज करने में या किसी अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के टर्मिनेट होने में, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई होने में अगर कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ है तो वो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। दूसरा फॉर होल्डिंग एन एजेंसी, कोई भी कंपनसेशन रिसीव हुआ है फॉर होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया फॉर एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटी रिलेटेड टू business of any other person or in connection with the termination of agency or modification of terms of condition related to, for or in connection with vesting in the government or any corporation owned or controlled by government or of the management of any property or business। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर किसी कंपनी, कोई कंपनी थी जिसकी मैनेजमेंट या प्रॉपर्टी कहाँ वेस्ट हो गई? गवर्नमेंट में या किसी गवर्नमेंट कंपनी में, अगर इनसे भी कोई कंपनसेशन मिला है या फिर एनी कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन वेदर रेवेन्यू कैपिटल ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू बिजनेस। मतलब बिजनेस के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो रेवेन्यू नेचर या कैपिटल है ना, कोई भी कंपनसेशन अगर रिसीव हुआ है किसी पर्सन को किसी कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने की वजह से, किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन की मॉडिफिकेशन होने की वजह से, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो बिजनेस से रिलेटेड था, है ना, तो वो भी अगर कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ है तो वो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। पहला तो होगा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दूसरा कंपनसेशन। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अगर एग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ है या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई हुई है तो उससे रिलेटेड कोई भी कंपनसेशन मिला है तो वो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। आगे बात करते हैं और क्या क्या टैक्सेबल होगा। इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड प्रोफेशनल्स और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज
परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। ये कहना चाह रहा है इनकम डिराइव बाय ट्रेड प्रोफेशनल्स, ट्रेड्स या प्रोफेशनल्स या सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर, फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी अगर इनकम डिराइव हुई है, कोई भी अगर इनकम डिराइव हुई है किसी भी ट्रेड से, किसी भी प्रोफेशन से, कोई भी अगर इनकम डिराइव हुई है किसी भी ट्रेड से, किसी भी प्रोफेशन से, तो उसमें क्या होगा, उसको लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये इनकम जो है टैक्सेबल होगी। इनकम डिराइव बाय ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। This is an exception to the general principle of mutuality that no one can make profit out of himself. Therefore, any surplus arise to mutual associations such as labor welfare association, chamber of commerce, etc., by performing specific service to its member is deemed to be income earned as carrying on business in respect of, मतलब कोई भी एसोसिएशन था, कोई भी प्रोफेशनल्स थे, कोई भी प्रोफेशनल्स थे, कोई भी एसोसिएशन था, है ना, या कोई भी ट्रेड था, ट्रेड एसोसिएशन, अगर इनको कोई इनकम मिली है किसके लिए, अपने मेंबर्स के लिए, तो उनको भी एसोसिएशन की इनकम माना जाएगा, ट्रेड एसोसिएशन की इनकम माना जाएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव। क्या? एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अगर कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी मिला है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स लाइसेंस ग्रांट अंडर द इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर, कोई भी प्रॉफिट ऑन सेल, कोई भी प्रॉफिट हुआ है किस पे, सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, कोई भी अगर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है किसके ऊपर, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस की सेल पर, जिसको ग्रांट किया गया है अंडर इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर, कैश कंपनसेटरी असिस्टेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट, या कोई कैश कंपनसेटरी असिस्टेंट मिली है अगेंस्ट एक्सपोर्ट, या ड्यूटी ड्रॉबैक हुई है कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के अंदर, तो अगर इस तरह से कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिले है तो वो भी क्या मिलेगा, वो भी आपको एक तरह से आपके लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। आगे बात करते हैं वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परचेज। कोई भी द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परचेज वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट और इन कैश और एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड, अगर अराइज हुए हैं बिजनेस से या एक्सरसाइज ऑफ एनी प्रोफेशन से, कोई बेनिफिट या परचेज जो अराइज हुए हैं तो वो भी क्या होंगे, वो भी आपको टैक्सेबल होंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन में। जैसे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन सिक्योर्ड बाय असेसी फ्रॉम अ कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ हिज प्रोफेशनल सर्विस टू द कंपनी will be accessible in the hand of assessee. Clear? Any interest, salary, bonus, commission, remuneration by whatever name called due to or receivable by partner of a firm from such firm
टू द एक्सटेंड नॉट बीन अलाउड टू डिडक्टेड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी सैलरी, उसके बाद आते हैं एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल्स, कोई भी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल्स इन काइंड और in cash under agreement not carrying on activity in relation to business or profession। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि भाई एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला कि मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, उसके बदले में मुझे पैसे दे दो, तो अगर आप कोई ऐसा पैसा रिसीव कर रहे हो, आपने किसी के साथ डील किया है कि भाई जो बिजनेस आप कर रहे हो मैं वो बिजनेस नहीं करूंगा, इसके बदले में आप मुझे पैसा दे दो, तो अगर इस तरह से कुछ हुआ है तो उसके लिए भी क्या होगा, वो भी इनकम मानी जाएगी, वो भी टैक्सेबल होगी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से सम रिसीव हुआ है तो वो भी टैक्सेबल होगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी हैज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी हैज ऑन द डेट on which it is converted into or treated as capital asset determined in the prescribed manner। Any sum received from transfer of any capital assets, किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर कोई भी सम रिसीव हुआ है तो वो भी क्या होगा, इनकम माना जाएगा, वो टैक्सेबल होगी। तो क्या क्या होगा, एक बार दोबारा से इसमें हम नजर मार लेते हैं। पहला तो होगा पीजीबीपी, पहला क्या होगा पीजीबीपी, दूसरा क्या होगा कोई भी कंपनसेशन, पीजीबीपी कोई भी कंपनसेशन, तीसरा क्या होगा कोई भी इनकम अगर रिसीव्ड हुई है बाय ट्रेड एसोसिएशन, बाय प्रोफेशनल्स, या कोई भी ऐसे एसोसिएशन के द्वारा फॉर इट्स फॉर फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट्स मैनेजर, मतलब कोई भी इनकम डिराइव किया है किसी ट्रेड एसोसिएशन ने, किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने, किस लिए, अपने मेंबर के लिए सर्विस प्रोवाइड करने पर, तो वो भी क्या मानी जाएगी, टैक्सेबल इनकम। चौथा एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। वैल्यू ऑफ बेनिफिट, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परचेज, या कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन रिसीव हुआ है पार्टनर ऑफ द फर्म के द्वारा, कोई भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, या कोई भी सम रिसीव हुआ है फ्रॉम ट्रांसफर और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स, है ना। तो ये सारा क्या होगा, दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल, दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम अंडर PGBP, that's called taxable income under PGBP। आगे बात करते हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, आगे बात करते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस।
इसके लिए जो सेक्शन है स्पेकुलेशन बिजनेस जो है, स्पेकुलेशन बिजनेस जो है, इसके लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन हमें बता रखा है सेक्शन 43 सबसेक्शन 5। अब स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, इसको स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन। बात करते हैं। स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन जो है, स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 बात करता है स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन होता क्या है। A transaction in which contract for the purchase of sale or any commodity, ये कहना चाह रहा है a transaction in which a contract for किस चीज के लिए, परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक शेयर इज पीरियडिकली एंड अल्टीमेटली सेटल्ड। इसमें क्या होता है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें क्या होता है, कंट्रैक्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक शेयर इज पीरियडिकली एंड अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। otherwise purchase or sale of commodity including shares and stock, जिसको क्या किया जाता है, शेयर्स एंड स्टॉक, इनको क्या किया जाता है, पीरियोडिकली सेटल्ड किया जाता है, पीरियोडिकली सेटल्ड किया जाता है। otherwise than by actual delivery or transfer of the commodity or scripts, इसमें otherwise than by actual delivery where any part of the business of the company consists in the purchase and sale of share of other company। ये कहना चाह रहा है कि भाई कंपनी का अगर बिजनेस किस चीज में है, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर ऑफ अदर कंपनी, सच अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस। तो उस कंपनी को हम कहेंगे कि ये कंपनी जो है कौन सा बिजनेस कैरी कर रही है, स्पेकुलेशन बिजनेस कैरी कर रही है। टू द एक्सटेंट टू व्हिच द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। जब कंपनी परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस ऑफ कोई भी कमोडिटी शेयर स्टॉक करती है ना, तो अगर कोई भी कंपनी का बिजनेस परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक से रिलेटेड है, तो कंपनी अगर ये काम कर रही है तो इस बिजनेस को बोलेंगे स्पेकुलेशन बिजनेस। क्लियर है? However, as per the explanation to section 73, this deeming provision does not apply to the following company। जो ये स्पेकुलेशन बिजनेस वाले मतलब मान लो एक कंपनी है जो क्या है, वो उसका नॉर्मल कोई दूसरा बिजनेस है, बट वो क्या कर रही है, साइड में बिजनेस कर रही है
कौन सा? परचेज एंड सेल ऑफ शेयर ऑफ अदर कंपनी। तो जो जितना वो साइड बिजनेस कर रही है परचेज एंड सेल ऑफ शेयर, उसको स्पेकुलेशन बिजनेस कहा जाता है। पर जो ये प्रोविजंस है स्पेकुलेशन बिजनेस वाले, ये किस पे अप्लाई नहीं होते? where company whose gross total income consists mainly of income which is chargeable under the head interest on security, income from house property, capital gain, income from other sources। मतलब जो ये प्रोविजन है सेक्शन, जो ये स्पेकुलेशन बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोविजंस है, ये उस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होते जिसकी ग्रोस इनकम जो है वो कहां से आ रही है? वो दूसरे हेड से आ रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, या कैपिटल गेन से आ रही है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आ रही है, या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वाले हैड से आ रही है। अगर मेनली ज्यादा इनकम उसकी वहां से आ रही है तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस वाले प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरा, कंपनी द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स, बैंकिंग बिजनेस, ग्रांटिंग ऑफ लोन इन एडवांसेस। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी एनबीएफसी हो गई, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई जिसका मेन बिजनेस क्या होता है? बैंकिंग कंपनी हो गई कोई भी जिसका मेन बिजनेस ग्रांटिंग ऑफ लोन एडवांसेस हो गया, जिसका मेन बिजनेस प्रिंसिपल बिजनेस ट्रेडिंग इन शेयर हो गया, तो इन कंपनी के ऊपर स्पेकुलेशन बिजनेस वाले प्रोविजन नहीं लगते। Accordingly, if these company carrying on business of purchase and sale of share of other company, then the income from such business is not treated as income from speculative business। मतलब ये speculative business वाले प्रोविजन किस पे लगते हैं? मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसका बिजनेस ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग का, मान लो ट्रेडिंग किसी भी गुड्स की, बट वो साइड में ट्रेडिंग का बिजनेस कर रही है किस चीज का? शेयर्स का, स्टॉक का। मतलब इसका मान लो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है बट वो साइड में बिजनेस कर रही है ट्रेडिंग। तो अगर ये वाला साइड में बिजनेस करे तो इसको स्पेकुलेटिव, इससे कोई इनकम आ रही है तो इसको हम कहेंगे इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। बट अगर इसका मेन बिजनेस ही यही है तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये स्पेकुलेटिव बिजनेस से नहीं है। क्लियर है? अब कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के अंदर नहीं आती? कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर, जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के अंदर नहीं आती? बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं आती। ट्रांजैक्शन व्हिच आर कवर्ड नॉट कवर्ड अंडर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। पहला, कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मर्चेंडाइज। क्लियर है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, किससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंडाइज, कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक एंड शेयर्स। पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ material, raw material and merchandise entered by a person in the course of his manufacturing or merchandising business to guard against loss through future price fictitious fluctuations in respect of contract. Contract in respect of stock and share entered into by dealer or investor therein to guard against loss in the holding of stock. A contract entered into by a member of a forward market or a stock exchange in course of any transaction which is nature of jobbing or arbitrage to guard against loss, and eligible transactions carried out electronically through SEBI registered stock broker or sub broker or intermediary in respect of trading in derivative। तो ये जो ट्रांजैक्शन हम बात कर रहे हैं, पहली कौन सी? कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल मर्चेंडाइज, जो किसने की है? उस पर्सन ने जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर रहा है, और किस पर्पस के लिए की है? गार्ड अगेंस्ट लॉस इन द प्राइस फ्लक्चुएशन। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक एंड शेयर्स, और कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्टॉक एंड शेयर्स के अंदर, एंटर इनटू बाय डीलर और
invested therein to guard against loss in holding of stock and share through price fluctuation. Contract entered into by member of a forward market. An eligible transaction through SEBI registered stock broker. तो ये जितनी भी transactions हैं, these are not included in the speculative business transaction. These are not included in the speculative business transaction. Clear है? समझ आ गई? आगे बात करते हैं. अब कुछ बात है की पॉइंट फॉर कंसिडरेशन. Key point for consideration. The provision of Income Tax Act contained in Section 24(2), 28(2), 44(d) regulate the method of computing income from business. The provision of Income Tax Act जो भी है, ये किसकी बात कर रहा है? ये PGBP की बात कर रहा है. PGBP की. तो जो PGBP की प्रोविजन है वो रेगुलेट करता है the method of computing income from business. The income from business to which a person is chargeable under the head represent not the gross receipt from the business but the profit and gain derived from them. तो इसमें कुछ कंसेप्ट है जो हमें पढ़ने हैं. Method of accounting, income earned in cash or in kind, contribution of business or profession, ownership of business. Business may be legal or illegal. Profit motive is not the sole consideration for taxability.